सोचो, ये एक जायंट नेशनल लेवल फैमिली बजट जैसा है, जहां आमदनी कहीं और से आ रही है और मतलब खर्च करने वाले कई लोग हैं। और सवाल यह है कि कौन डिसाइड करता है कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा और क्यों। एग्जैक्टली, दिस इंटायर सिस्टम इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। तो अगर इस मैसिव फाइनेंशियल पजल को सॉल्व करना है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू द कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। एब्सोल्युटली। तो इस जर्नी पे निकलने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, लाइक बटन को हिट करो और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकॉन ऑन कर लो, बिकॉज यू एब्सोल्युटली डू नॉट वांट टू मिस दिस डीप डाइव। लेट्स गेट स्मार्ट टुगेदर। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल मनी मैप को ट्रेस करने वाले हैं। इट्स अ रियल मनी ट्रेल। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल पावर्स को डिवाइड करने की नीड ही क्यों है। राइट। व्हाई कांट द सेंटर जस्ट हैंडल एवरीथिंग? देन वील गेट इनटू द रूल्स ऑफ द गेम। टैक्स लगाने और उसे कलेक्ट करने के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम मिलेंगे इस स्टोरी के असली सुपर हीरो से, द फाइनेंस कमीशन। वी विल लिटरली जर्नी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कमीशन टू द लेटेस्ट, द 16th कमीशन। फिर हम देखेंगे कि स्टेट्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट यानी सेफगार्ड किया जाता है। व्हाट आर द सेफ्टी नेट्स? वी विल आल्सो कवर व्हाट हैपेंस टू दीस फाइनेंशियल पावर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द रूल्स दे चेंज ड्रामेटिकली। ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट बोरिंग पावर्स, यानी यूनियन और स्टेट्स की उधार लेने की शक्ति। कौन कहां से लोन ले सकता है। और एंड में हम स्टेट्स की मोर फाइनेंशियल पावर की डिमांड और गेम चेंजिंग जीएसटी काउंसिल पर भी एक डिटेल लुक डालेंगे। सो बिल्कुल बकल अप। टॉपिक 1, व्हाई डिवाइड द मनी एट ऑल। बेसिकली किसी भी फेडरल सिस्टम के सक्सेसफुल होने के लिए ये क्रिटिकल है कि यूनियन और स्टेट्स दोनों के पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस हों, क्यों? ताकि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकें। सिंपल सी बात है, काम करने के लिए पैसा चाहिए। इसे एक फैमिली की तरह सोच सकते हैं। द पेरेंट, लेट्स से द यूनियन, अर्न्स द मनी, लेकिन घर चलाने के लिए और बच्चों यानी स्टेट्स की एजुकेशन, हेल्थ और दूसरी जरूरतों पर खर्च करने के लिए उस मनी को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर सारी मनी सिर्फ पेरेंट के पास लॉक हो जाए तो बच्चे डेवलप कैसे करेंगे। एग्जैक्टली, दैट इज द एब्सोल्यूट कोर आइडिया बिहाइंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मॉडल पर बेस्ड है, अच्छा, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सट्रीमली डिटेल्ड प्रोविजंस बनाता है। The goal here is not a rigid wall-like division. तो फिर गोल क्या है? The goal is an equitable, यानी न्याय संगत distribution. It's about fairness, not just separation. Right. And why it matters is because a fair distribution of finances is the backbone of our federal structure. Correct. इसके बिना स्टेट सिर्फ नाम के लिए ऑटोनोमस होंगे। और इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने कॉफी बोर्ड वी सीटीओ केस में ब्यूटीफुली हाईलाइट किया था। हाँ, 1971 का केस है ये। द कोर्ट सेड कि यूनियन के रेवेन्यू सोर्सेज सिर्फ यूनियन के यूज के लिए नहीं है। अच्छा, उन्हें स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। दिस इज द की प्रिंसिपल। वाओ। द सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आगे एक्सप्लेन किया कि यूनियन द्वारा लगाए गए कई टैक्सेस तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा बनते ही नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट का मेन ट्रेजरी अकाउंट, राइट? एग्जैक्टली। तो कुछ टैक्सेस सीधे स्टेट्स को दे दिए जाते हैं और जो टैक्सेस इस फंड में जाते भी हैं उन्हें भी स्टेट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि स्टेट्स के पास फंड्स की कमी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए द सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। द यूनियन एंड स्टेट्स फॉर्म वन ऑर्गेनिक होल। ऑर्गेनिक होल, व्हाट अ पावरफुल फ्रेज। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वन साइडेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टेट्स को कोई चैरिटी दे रहा है। ओह, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दिस सपोर्ट स्पेशली फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रूरल डेवलपमेंट। दिस एंश्योर्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ताकि कोई स्टेट पीछे न रह जाए। Exactly. So the main takeaway is this. The system is designed for interdependence, not absolute independence. Union और states financially एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि पूरा देश एक साथ आगे बढ़ सके। पार्टनर्स इन अ सिंगल नेशनल एंटरप्राइज। Beautifully put. ये तो काफी क्लियर है, लेकिन इससे एक सवाल उठता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से पैसा बांटती है? Absolutely not. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होता है? ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून और प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है और इसे ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करने के लिए एक हाई पावर्ड फाइनेंस कमीशन है। जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यस। सो कोई मनमानी नहीं चल सकती। ओके, आपने ऑर्गेनिक होल टर्म यूज किया। कैन यू एक्सप्लेन इट इन सिंपलर वर्ड्स? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? ऑफ कोर्स, इसका मतलब है कि देश को एक सिंगल लिविंग बॉडी की तरह देखा जाता है। ओके। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, दिमाग, सबको फंक्शन करने के लिए ब्लड यानी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जो हार्ट यानी यूनियन पंप करता है। एग्जैक्टली। कोई भी पार्ट दूसरे के बिना ठीक से काम नहीं कर सकता। सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। गॉट इट। और आपने शुरू में 1935 एक्ट का रेफरेंस दिया था। ये रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्रूशियल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इट शोज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। अच्छा। उन्होंने एक एग्जिस्टिंग टाइम टेस्टेड फ्रेमवर्क को लिया और उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंप्रूव किया। दिस टेल्स अस दैट द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट न्यू। इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। यस, याद रखना। और अगर ये सिस्टम ना हो, अगर स्टेट्स के पास सफिशिएंट फंड्स ना हो, तो प्रैक्टिकली क्या होगा? द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी सिवियर। उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज रुक जाएंगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्लो हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और रीजनल इनइक्वालिटी यानी अमीर और गरीब राज्यों के बीच का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। Exactly. That is precisely why this distribution is so critical for national unity and progress. लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक।
सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्गेनिक होल वाला व्यू जो 1971 में दिया गया था, क्या वो आज भी रेलेवेंट है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आज के टाइम में विद द ग्रोइंग नीड्स ऑफ स्टेट्स एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर इकोनॉमी ये व्यू और भी ज्यादा रिलेवेंट है। इट्स द फाइनेंशियल फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। करेक्ट। इसके बिना फेडरलिज्म सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा। नाउ दिस इज अ कोर कॉन्सेप्ट। पॉज द ऑडियो फॉर अ मोमेंट एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस अलाउड। The Indian Constitution creates an equitable distribution of financial resources because the union and states are designed to function as one organic whole. Practice this. In short, financial powers are distributed not to create separate boxes of money, but to ensure the whole country's machinery runs smoothly and develops together. Topic 2. Who can tax what? The rules of the game. Okay, so अभी तक हमने क्यों समझा, अब हम कैसे समझेंगे? Exactly. The Constitution एक बहुत important distinction करता है। पावर टू लेवी अ टैक्स यानी टैक्स लगाने की पावर, और पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रोसीड्स यानी टैक्स से मिले पैसे को यूज करने की पावर। और ये दोनों पावर्स हमेशा एक ही गवर्नमेंट के पास नहीं होती। करेक्ट। इसके लिए एक स्कूल फेट का एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन द प्रिंसिपल जो यूनियन है एक रूल अनाउंस करता है कि हर स्टॉल एक मैनेजमेंट फी देगा। तो टैक्स लगाने का रूल प्रिंसिपल ने बनाया। राइट, बट जो पैसा कलेक्ट हुआ वो सीधा डिफरेंट स्टूडेंट क्लब्स को यानी स्टेट्स को उनकी एक्टिविटीज के लिए दे दिया गया। तो रूल बनाया यूनियन ने पर पैसा यूज किया स्टेट्स ने। समझे? दैट्स द कोर प्रिंसिपल। एग्जैक्टली। सो टैक्सिंग पावर को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे स्ट्रिक्टली डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 7 में, राइट? यस। शेड्यूल 7 में दो इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट जो लिस्ट 1 है और स्टेट लिस्ट जो लिस्ट 2 है। इंपॉर्टेंटली कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं उसमें टैक्स लेजिस्लेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। एंड दैट्स डिलिबरेट टू अवॉइड टैक्स वॉर्स। प्रिसाइसली। ये क्लियर डिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स को लेकर झगड़े न हो। इट इंश्योर्स क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी। इमेजिन अ सिचुएशन जहां सेंट्रल और स्टेट दोनों एक ही चीज पर टैक्स लगा रहे हैं। इट वुड बी कंप्लीट केओस। बिल्कुल। तो डिवीजन कैसा है? यूनियन लिस्ट आई पर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। एग्जांपल्स इनकम टैक्स, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, कस्टम्स ड्यूटी और एस्टेट ड्यूटी ऑन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। ये सब बड़े रेवेन्यू सोर्सेज हैं। यस। फिर है स्टेट लिस्ट 2। इस पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। एग्जांपल्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, एस्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स और टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। और अगर कोई ऐसा टैक्स है जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो पावर भी पार्लियामेंट के पास है अंडर रेजिड्यूरी पावर, एंट्री 97 लिस्ट 1। इसी पावर को यूज करके गिफ्ट टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स जैसे टैक्सेस लाए गए थे। ओके, अब यहाँ एक ट्विस्ट है। भले ही कोई टैक्स स्टेट लिस्ट में हो, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है प्रोफेशंस टैक्स अंडर आर्टिकल 276(2). स्टेट किसी भी पर्सन पर उसके प्रोफेशन, ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स लगा सकता है, बट द टोटल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2,500 रुपीज पर ईयर। ये लिमिट पहले सिर्फ 25 रुपए थी, 1988 में बढ़ाई गई। राइट। दूसरा है सेल्स टैक्स आर्टिकल 286। स्टेट्स सेल ऑफ गुड्स पर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इस पर मेजर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे स्टेट्स अपने स्टेट के बाहर हो रही सेल पर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान हो रही सेल पर टैक्स नहीं लगा सकते। और इंटरस्टेट ट्रेड सेल्स टैक्स एक यूनियन सब्जेक्ट है। यस, एंट्री 92A लिस्ट आई। प्लस पार्लियामेंट कुछ गुड्स को ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंटरस्टेट ट्रेड डिक्लेयर कर सकता है, जैसे शुगर, टोबैको, और उन पर स्टेट सेल्स टैक्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। थर्ड लिमिटेशन है टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आर्टिकल 287। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिसिटी पर या रेलवेज द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स नहीं लगा सकती अनलेस पार्लियामेंट परमिशन दे। और चौथा, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, म्यूचुअल एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर आर्टिकल्स 285 एंड 289। इसका मतलब यूनियन की प्रॉपर्टी पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। सिमिलरली स्टेट की प्रॉपर्टी और इनकम पर यूनियन टैक्स नहीं लगा सकती। बट इसमें एक कैच है। हाँ, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई ट्रेड या बिजनेस करती है तो उसकी इनकम पर यूनियन टैक्स लग सकता है। दिस इज टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड विद प्राइवेट बिजनेसेस। राइट। सो अब आते हैं उस मैकेनिज्म पर जिससे पैसा एक्चुअली फ्लो होता है। ओके। पहला, टैक्सेस बिलोंगिंग टू यूनियन एक्सक्लूसिवली, जैसे कस्टम्स ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इसका पैसा सिर्फ यूनियन का है। दूसरा, टैक्सेस बिलोंगिंग टू स्टेट्स एक्सक्लूसिवली, जैसे लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये पैसा सीधा स्टेट्स का है। थर्ड कैटेगरी है ड्यूटीज लेवीड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, आर्टिकल 268। अच्छा, यहाँ यूनियन लॉ बनाता है लेकिन स्टेट उसे कलेक्ट करके पूरा पैसा खुद रख लेता है। यस, एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ कैटेगरी, टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन्ड टू स्टेट्स, आर्टिकल 269। इसमें सेंटर टैक्स लगाता भी है और कलेक्ट भी करता है, बट पूरा पैसा स्टेट्स को दे देता है, जैसे टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स। एंड फाइनली द फिफ्थ वन, व्हिच इज द बिग पूल, आर्टिकल 270, टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें यूनियन लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टैक्सेस आते हैं और इस पूल ऑफ मनी को यूनियन और स्टेट्स के बीच फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से बांटा जाता है। वाओ। और टैक्स के अलावा भी तो इनकम होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ऑफ कोर्स, यूनियन सोर्सेज में रेलवेज, पोस्ट, ब्रॉडकास्टिंग, पीएसयूज आते हैं। एंड स्टेट सोर्सेज में फॉरेस्ट्स, इरिगेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट। और इन सब के बाद भी अगर किसी स्टेट को फंड्स की नीड है तो आर्टिकल 275 के अंडर यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाकर उसे ग्रांट्स यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो हर जगह है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ऑनलाइन परचेस, अ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, ये सब इन्हीं कॉम्प्लेक्स रूल से गवर्नड है। बिल्कुल। सो द सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स बट लॉजिकल वेब की तरह है। इट बैलेंसेस द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग यूनियन विद द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स
और इसमें ग्रांट्स इन एड जैसे मल्टीपल सेफ्टी वाल्व्स भी हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर नो कंकरेंट लिस्ट फॉर टैक्सेस? ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है। दिस इज बाय डिजाइन टू अवॉइड केओस एंड कंफ्यूजन। अच्छा। इमेजिन करो अगर यूनियन और स्टेट दोनों एक ही चीज पे टैक्स लगाने लगे, इससे डबल टैक्सेशन होगा, एंडलेस लीगल डिस्प्यूट्स होंगे। राइट। सो फॉर क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी, टैक्स पावर्स आर केप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या यूनियन या स्टेट। ओके, दैट मेक्स सेंस। दूसरा क्वेश्चन, द 2500 रुपीज प्रोफेशनल्स टैक्स लिमिट आज के टाइम में फॉर हाईली पेड प्रोफेशनल्स ये काफी कम नहीं लगती? बिल्कुल लग सकती है, बट द आइडिया इज टू लेट स्टेट्स हैव दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू विदाउट इट बिकमिंग अ ह्यूज बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स। और इस लिमिट को बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। विच इज नॉट ईजी। नॉट एट ऑल। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं, इफ आई ऑर्डर अ फोन ऑनलाइन फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली, तो इस पर कौन सा टैक्स लगेगा और कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? ग्रेट एग्जाम्पल, दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। तो उस पर जो टैक्स लगेगा अब जीएसटी रेजिम में, आईजीएसटी, वो पार्लियामेंट के डोमेन में आता है। नॉट द दिल्ली और कर्नाटका गवर्नमेंट सेल्स टैक्स डोमेन। एग्जैक्टली यही तो आर्टिकल 286 का कमाल है, जो ऐसी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कैच यू मेंशन्ड। स्टेट गवर्नमेंट की बिजनेस इनकम पर यूनियन टैक्स क्यों लगा सकता है? इजंट इट अगेंस्ट द म्यूचुअल एग्जेम्पशन रूल? The exemption under the Constitution is for the state's sovereign functions, यानी a government's essential duties. ओके, नॉट फॉर इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज। Right. अगर स्टेट एक प्राइवेट कंपनी की तरह बिजनेस कर रहा है तो उसे प्राइवेट कंपनी की तरह टैक्स भी देना होगा। दिस इंश्योर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। Last question on this part. Article 270, जिसे आपने the big pool of share taxes कहा, वो इतना important क्यों है? बिकॉज इट इज द सिंगल बिगेस्ट सोर्स ऑफ फंड ट्रांसफर टू द स्टेट्स। यही वो मैकेनिज्म है जो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। Vertical fiscal imbalance, मतलब यूनियन के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के सोर्सेज ज्यादा हैं, जबकि स्टेट्स के पास खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये पूल उस गैप को भरने का काम करता है। got it. Okay, this section was dense. So let's pause and practice saying this part aloud. The legislative power to levy a tax is strictly divided between the union and states. Even on taxes in the state list, there are several constitutional limitations, like on professions tax and sales tax. Practice karo. In short, taxing powers are clearly divided to avoid conflict, but the system is designed to ensure money flows from the union to the states through various channels to maintain a financial balance. Topic 3. The Finance Commission, the umpire of money distribution. The Finance Commission is a constitutional body set up under Article 280. Yes. इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसका मेन काम यूनियन और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर रिकमेंडेशंस देना है। एक इंडिपेंडेंट अंपायर की तरह। एग्जैक्टली। सोच लो, फाइनेंस कमीशन एक वाइज एंड कंप्लीटली न्यूट्रल फैमिली एल्डर की तरह है। हर 5 साल में वो फैमिली की टोटल इनकम, यूनियंस रेवेन्यू देखता है, हर बच्चे स्टेट की जरूरतों को समझता है और फिर डिसाइड करता है कि हर बच्चे को उसकी नीड्स के हिसाब से कितना पॉकेट मनी, शेयर ऑफ टैक्सेस मिलना चाहिए। बिल्कुल फेयर तरीके से। दिस इज द हाई पावर्ड ऑब्जेक्टिव बॉडी जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इट इज द की इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स इंडियाज फाइनेंशियल फेडरलिज्म एक्चुअली वर्क इन प्रैक्टिस। विदाउट द फाइनेंस कमीशन, फंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हाईली पॉलिटिकल और आर्बिट्ररी हो सकता था। राइट। हर स्टेट लॉबी करता एंड द पॉलिटिकली पावरफुल स्टेट वुड गेट मोर मनी। यस, द कमीशन इंश्योर्स कि ये डिसीजंस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। ओके, सो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? इसे प्रेसिडेंट हर 5 साल या उससे पहले कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशंस? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। यूजुअली चेयरमैन को एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स होना चाहिए। बाकी मेंबर्स में से एक हाईकोर्ट जज होना चाहिए, एक को गवर्नमेंट फाइनेंसेस का स्पेशल नॉलेज, एक को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस और एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट। सो इट्स अ टीम ऑफ डाइवर्स एक्सपर्ट्स। एग्जैक्टली। और इसके फंक्शंस क्या हैं? इसका मेन काम है प्रेसिडेंट को रेकमेंड करना। ए, यूनियन और स्टेट्स के बीच टैक्सेस के नेट प्रोसीड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बी, स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड देने के पीछे क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के बाद पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के रिसोर्सेज सप्लीमेंट करने के मेजर्स भी, राइट? यस, दैट वाज अ ह्यूज एडिशन। और ई, कोई भी दूसरा मैटर जो प्रेसिडेंट उन्हें रेफर करे फॉर द सेक ऑफ साउंड फाइनेंस। लेट्स डू अ क्विक टाइम ट्रैवल थ्रू द कमीशंस। Great idea. The first in 1951 under Sri Yogi set the foundation. The fifth commission in 1968 under Sri Mahavir Tyagi recommended a big jump in states' share of income tax to 75%. That was a big step. The sixth commission in 1973 was the first time a commission was asked to look into the debt position of the states. Very important. The president सिर्फ उन्हें पार्लियामेंट के सामने रखता है? Correct. The 10th Commission's recommendation led to the 18th Amendment Act, which simplified the tax sharing structure, a major reform. The 14th under Dr. Y.V. Reddy was a big one. इससे GST compensation और public utilities की pricing पर भी recommendations देने को कहा गया। The 15th Commission focused on cooperative federalism and performance-based incentives. यानी जो states अच्छा perform करेंगे उन्हें extra funds मिल सकते हैं। And the 16th, the latest one, under Shri Arvind Panagaria. इसकी recommendations 2026 to 2021 के लिए होंगे। Yes, और इसे disaster management की financing को review करने का भी special task दिया गया है। इसका real world impact तो हर citizen पर होता है। हर स्टेट का बजट, हर नई सड़क या स्कूल, इन सब पर इन कमीशंस की recommendations का असर होता है। They literally shape India's economic landscape for 5 years. The Finance Commission is a crucial, apolitical, and expert-driven mechanism. It's a pillar of Indian federalism. My first question is the most obvious one.
Are the recommendations of the Finance Commission legally binding on the government? Excellent question. The simple answer is no, they are not legally binding. The 8th Finance Commission का example proves this. Yes, the constitution only requires the president to lay the report before parliament. However, by convention, उनकी recommendations को almost हमेशा accept किया जाता है. To maintain financial stability and trust. Exactly. Why are the qualifications for the members so specific? एक team of only economists क्यों नहीं बना देते? To ensure the commission is credible and its recommendations are well-rounded, आपको legal angle के लिए judge चाहिए, economic theory के लिए economist, practical administration के लिए administrator और government accounts के लिए finance expert. This mix is crucial. आपने बताया कि 73rd और 74th amendments के बाद पंचायत्स and municipalities को भी include किया गया. ये इतना जरूरी क्यों था? This was a revolutionary step for decentralization. पहले पैसा सिर्फ दिल्ली से state capitals तक जाता था. But actual governance तो ground level पर होती है. तो for true decentralization, funds को grassroots तक पहुंचना जरूरी है. करेक्ट. इसलिए अब फाइनेंस कमीशन ये भी रिकमेंड करता है कि स्टेट्स अपने लोकल बॉडीज को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं. मतलब जो स्टेट्स नेशनल प्रायोरिटीज जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, बिजनेस रिफॉर्म्स पर बेटर परफॉर्म करते हैं, उन्हें डिविजिबल पूल से थोड़ा बड़ा हिस्सा मिल सकता है. It's a way to use financial rewards to encourage good governance. यस, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ स्टेट्स कहते हैं कि ये उनकी नीड्स को इग्नोर करता है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया. Last question. Why is a new commission needed every 5 years? एक permanent body क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज द इकोनॉमी इज डायनामिक, नॉट स्टैटिक. इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है, स्टेट्स की नीड्स बदलती हैं, नए चैलेंजेस आते रहते हैं. So a 5-year cycle allows for a periodic fresh review. Yes, it keeps the system responsive and up to date. एक permanent body शायद इतनी flexible ना हो. Let's practice the core function. Pause and say this. The Finance Commission, under Article 280, is a 5-member expert body that recommends the distribution of taxes between the union and states, and its recommendations, while not legally binding, are crucial for fiscal federalism. Practice this line. In short, the Finance Commission is the expert referee that ensures a fair and rational distribution of money between the center and the states, and it recalibrates this balance every 5 years. Topic 4. The President's Permission Rule. अब हमने देखा कि फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक और सेफगार्ड है. Article 274. It says कि कोई भी ऐसा बिल जो स्टेट्स के टैक्स शेयर को अफेक्ट करता है, वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता. वापस फैमिली बजट वाले एग्जांपल पे आते हैं. अगर पेरेंट्स को कोई ऐसा बड़ा खर्चा करना है जिससे बच्चों की पॉकेट मनी कम हो सकती है, तो पहले उन्हें एक न्यूट्रल फैमिली एल्डर प्रेसिडेंट से डिस्कस करना पड़ेगा. It's a constitutional check and balance. Exactly. This is a very specific constitutional safeguard designed to ensure the union doesn't unilaterally change the financial rules of the game. ये स्टेट्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, क्योंकि स्टेट्स अपने बजट प्लानिंग के लिए सेंट्रल टैक्सेस के अपने शेयर पर हेवीली डिपेंड करते हैं. So, the rule is clear. No bill can be introduced without the president's recommendation if it changes the rate of any tax in which states are interested, affects distribution principles, or imposes a surcharge. लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है. आर्टिकल 271. The surcharge angle. Yes. ये पार्लियामेंट को एक स्पेशल पावर देता है टू लेवी अ सरचार्ज ऑन मेनी टैक्सेस exclusively for union purposes. And the most important part is that the money collected from this surcharge is not shared with the states. Correct. ये पूरा पैसा सेंटर का होता है. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि जब भी यूनियन को एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होती है, वो बेसिक टैक्स रेट जो शेयर करना पड़ता है को बढ़ाने के बजाय एक सरचार्ज लगा सकते हैं. And this has often been a point of debate. It's a delicate balance. Article 274 is a protective shield for states, but Article 271 gives the union a special tool to raise its own exclusive revenue. So, president की recommendation का exactly मतलब क्या है? Does the president act on his own discretion here? नहीं. In our parliamentary system, the president acts on the aid and advice of the Council of Ministers. But his formal step का मतलब है कि ऐसा कोई भी major decision highest executive level पर carefully consider किया जाएगा. Is a surcharge a hidden way for the center to keep more money for itself, bypassing the divisible pool? कुछ states certainly argue that. उनका कहना है कि सेंटर को जब एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहिए होता है तो वो सरचार्ज या सेस लगाना प्रेफर करता है. While it is perfectly constitutional, it is often seen as being against the spirit of cooperative federalism. The phrase used is taxes in which states are interested. इसका क्या मतलब है? कौन से टैक्सेस हैं ये? It refers to all those taxes जिनका पैसा states के साथ शेयर होता है. Specifically, वो taxes जो Article 269 और Article 270 के अंदर आते हैं. Basically, the entire divisible pool of taxes. So does this rule prevent the union from suddenly cutting off funds to a particular state it doesn't like politically? Not directly. ये रूल roles of the game को ही arbitrarily बदलने से रोकता है for all states. The distribution formula is recommended by the Finance Commission. ये आर्टिकल उस लॉ को जिसके बेसिस पर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कैजुअली चेंज करने से रोकता है. What is the fundamental difference between a tax and a surcharge for a common person? For the taxpayer, दोनों ही पेमेंट्स है. But for the government, the difference is huge. A surcharge is an additional tax on an existing tax. So if your income tax is 100 rupees and there's a 10% surcharge, you pay 110 rupees. वो base 100 rupees divisible pool में जाएगा, but that extra 10 rupees from the surcharge goes exclusively to the union's kitty. Got it. Pause and practice this simple but important line. Article 274 protects states by requiring the president's recommendation for tax changes, but Article 271 allows the union to levy a non-shareable surcharge for its own purpose. Practice it. In short, there's a constitutional speed breaker to protect the state's overall financial interests,
but the union has an express lane called Socharge for its own exclusive needs. चलो अब आगे के टॉपिक्स को थोड़ा रैपिडली कवर करते हैं. रेडी? Sure. लेट्स गो. Topic 5. When emergencies hit, the rules change. In normal times, states enjoy a degree of financial autonomy. लेकिन जब देश में इमरजेंसी आती है तो ये बैलेंस ऑफ पावर हेवीली यूनियन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. Imagine a family going through a severe crisis. The parent, union, might say, for the next few months, all pocket money is stopped. All spending decisions will be made by me. It's a temporary but total centralization of financial control. Right. The emergency provisions in our constitution are designed to protect the unity and integrity of the country. During such a crisis, the organic whole behaves like a single, centrally commanded unit. This shows the flexibility of our constitution. Federal in normal times, but unitary in crisis. The changes are drastic under two types of emergencies. First, national emergency, under Article 352. If it's declared due to war or armed rebellion, the president can suspend or modify the distribution of taxes from the union to the states. This is a very serious step. It means states might have to manage with only their own revenues. Second, financial emergency, under Article 360. अगर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो तो ये डिक्लेयर की जा सकती है. इसमें यूनियन की पावर्स और भी बढ़ जाती हैं. The union can give financial directions to any state. It can direct states to reduce the salaries of all their employees, including high court judges. Yes, and ask them to reserve all money bills for the president's consideration. Basically, the union takes full financial control. The real-world impact is that states' financial autonomy gets completely suspended. Fortunately, a financial emergency has never been declared in India. Yes, but the provision exists as an ultimate safety net. It demonstrates that in a conflict between state autonomy and national security, the latter will always prevail. Question: during a national emergency, when the center suspends tax distribution, does it mean states get zero money from the center? Not necessarily zero. The president has the power to suspend or modify the distribution. He could, for example, reduce the state's share from 41% to 20%. Okay, so it's flexible. Yes, the decision would depend on the severity of the crisis. Used in India? While national emergencies have been declared, this specific provision is an extreme step and hasn't been used in a sweeping manner. The political and economic consequences would be huge. In a financial emergency, can the union direct states to reduce the salary of a chief minister? The provision is very broad. It says any or all class of persons serving in connection with the affairs of a state. This would certainly include all government employees and, by extension, ministers as well. Wow. And why are money bills reserved for the president's consideration? Because a money bill deals with the state's spending and taxation. By having the president review these bills, the center can ensure that states are not making fiscally irresponsible decisions that could worsen the crisis. It's the ultimate financial oversight. Do these emergency powers have an expiry date? No, they are not permanent. The order during a national emergency lasts only till the end of the financial year in which the emergency ceases. For a financial emergency, it can be revoked by the president at any time. So there are checks and balances. Okay, this is a crucial concept. Pause and practice saying this. During a national emergency, tax distribution can be suspended. And during a financial emergency, the union can assume almost total control over a state's finances. Practice. In short, during emergencies, the organic whole of India behaves like a single body centrally controlled by the brain, which is the union. Topic 6. The power to borrow. Who can get a loan? Governments को भी development projects के लिए loans यानी उधार की जरूरत पड़ती है. But the rules for borrowing are very different for the union and the states. The union has far more freedom. इसे आप credit card से compare कर सकते हो. The union government has a platinum credit card with an unlimited international limit. And the state governments have a domestic debit card that often requires a union's PIN. Exactly. Borrowing is an essential function, but uncontrolled borrowing can lead to a debt trap. Therefore, the Constitution lays down a clear framework. And this matters because a state's ability to borrow directly impacts its ability to fund development. Correct. The restrictions are designed to ensure overall macroeconomic stability. So, what are the powers? The union's power under Article 292 is almost unlimited. It can borrow from within India or outside India. The only limit is what Parliament may set by law. And the state's power under Article 293? Subject to many limitations. First, they cannot borrow outside India. Only the union can. That's a major restriction. Second, they can borrow within India, but subject to limits set by their own legislature. And third? The big condition. What's that? If a state has any outstanding loan from the union, it cannot raise any new loan without the union's consent. And since almost every state has some outstanding central loan, they effectively need the center's permission every time. Exactly. This gives the union significant leverage. The borrowing powers are heavily tilted in favor of the union to ensure India presents a single, unified economic face to the world. Question 1. Why can't states borrow from outside India? What is the logic? The primary logic is to maintain macroeconomic stability and a unified foreign policy. If 28 states start borrowing independently from the World Bank or IMF, it could lead to chaos. It would be difficult to manage the country's total external debt. Precisely. So, the union acts as the single gateway for all foreign borrowing. If a state needs a loan from the World Bank for a metro project, how does it work then? The state cannot approach the World Bank directly. The state government will request the union government, which will then negotiate the loan on behalf of the state. The money will first come to the union, which then passes it on to the state. You mentioned that the union's borrowing is only limited by what Parliament sets by law. Has Parliament set such a limit? A very interesting point. While the Constitution gives Parliament this power,
and it has been recommended by multiple committees, a formal, legally binding limit has not been set by Parliament so far. That's surprising. It remains a topic of economic debate. When a state asks for the union's consent to borrow, can the union just say no without any reason? The union's consent can be conditional. It can't be purely arbitrary. However, the union can impose conditions, like asking the state to reduce its fiscal deficit to enforce fiscal discipline. If a state has no outstanding loans from the center, is it then free to borrow from the market without consent? Yes, theoretically. If a state has a zero outstanding loan balance with the center, then Article 293(3) would not apply to it. However, in reality, almost all states have outstanding central loans. So that condition is nearly always active. Yes, this contrast is important. Pause and practice this. The union can borrow from anywhere in the world with limits set by Parliament. States can only borrow within India and usually need the union's consent. Practice it. In short, the union has a credit card with an international limit, while states have a domestic debit card that often requires the union's PIN to operate. Topic 7. The ongoing debate. We need more money. This is not a constitutional provision, but a long-standing political and economic debate. Over the years, many states have argued that their responsibilities have increased massively, but their financial resources haven't kept pace. They demand more financial autonomy. Imagine the family's teenager is now in college. Their expenses have shot up, but their pocket money has not. So the teenager goes to the parent and says, "My responsibilities have grown, I need a bigger allowance or the freedom to get a part-time job." This is the essence of the state's demand. This debate is at the heart of center-state relations. The core argument from states is that their responsibilities are in critical, expensive areas like health and education. But the most significant taxes are with the union. This creates a mismatch. And the counter-argument from the union. जो union's perspective है, वो ये है कि it needs strong financial resources for national defense, foreign affairs, and large-scale infrastructure. Plus, the Finance Commission is already there to address states' needs. And this whole issue was reviewed by the Sarkaria Commission. Yes, in the 1980s, it made several recommendations to improve the balance without fundamentally altering the structure. This debate influences policy and the overall political climate. It's a classic and probably permanent debate in any large federation. States will always want more financial independence, while the center will emphasize national needs. Finding the right balance is a continuous process. What specific changes do states usually demand? Are they asking for the power to levy income tax? Demands vary. Some radical demands have included a share in corporation tax. More common demands include increasing their overall share in the divisible pool, say from 41% to 50%, and reducing the use of non-sharingable cesses and surcharges. Has the center ever agreed to any of these demands? Yes, the system has evolved. The 10th Finance Commission's recommendation brought almost all central taxes into the divisible pool. The 14th Finance Commission took a huge step by increasing the state share from 32% to 42%. So there has been a gradual devolution of more funds, if not powers. Correct. Does this demand for more financial power come from all states or only from specific ones? While almost all states would welcome more funds, the demand for greater autonomy is often more vocal from larger states and regional parties who are not in power at the center. How does the Sarkaria Commission's view fit into this? What was its main takeaway? The Sarkaria Commission took a balanced view. It acknowledged the state's concerns, but concluded that a strong center is essential for India's unity. It suggested better consultation and strengthening institutions like the Interstate Council, rather than overhauling the system. With the introduction of GST, has this debate changed in any way? Absolutely. On one hand, states have lost their autonomy to set tax rates. On the other, they now have a formal seat at the decision-making table through the GST Council. So states have lost individual autonomy but gained collective power? Exactly. It's a new and evolving chapter. This is a conceptual point. Pause and practice explaining it. States demand more financial power because their responsibilities are growing, while the center argues it needs resources for national security and that the Finance Commission already provides for states' needs. Practice this. In short, it's a classic debate where states want more financial independence while the center emphasizes national needs and the existing financial support system. Topic 8. The game changer, GST. The Goods and Services Tax is arguably the biggest indirect tax reform in India's history. It was introduced through the 101st Amendment Act and came into effect from July 1, 2017. GST is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax. Before GST, buying a product was like paying for a pizza with many different toppings of tax: excise, VAT, service tax. It was complicated and led to a tax-on-tax effect. And GST is like ordering a pizza where all the tax toppings have been combined into one single transparent topping. Which is charged at the final point of consumption. Right. GST is a fundamental shift. It replaced almost all indirect taxes. The motto is one nation, one tax, one market. And this is one of the biggest changes to the financial relationship between the center and states since the Constitution was made. It created a common national market. Correct. GST is levied at every stage of production, but credit is available for the tax paid at the previous stage. This means the final tax is borne only by the end consumer. And the most important innovation of GST is the GST Council, A constitutional body that makes recommendations on all key aspects of GST, the tax rates, exemptions, etc. The Union Finance Minister is its chairperson and finance ministers of all states are its members. and decisions are taken by a 3/4 majority.
The central government has 1/3 of the voting power, and all the states combined have 2/3. This means no decision can be taken without a broad consensus, a prime example of cooperative federalism. The impact has been massive. It has simplified the tax structure, improved logistical efficiency, and increased the taxpayer base. GST is not just a tax reform. It's a new chapter in center-state financial relations. It has created a system of pooled sovereignty. In the GST Council, the center has 1/3 of the votes, and states have 2/3. A decision needs a 3/4 majority. Doesn't this mean the center has a veto power? That's a sharp observation. Yes, the center with its 1/3 vote can block any proposal. This is a de facto veto. However, it's also true that the center cannot pass any proposal on its own. It needs the support of at least some states. So it forces consensus. Recommendations of the GST Council are not binding. They have persuasive value. However, if one state goes its own way, it could break the harmony of the one nation, one tax system. So, in practice, there is immense pressure on all states to adhere to the Council's decisions. Yes. You said GST is a destination-based tax. What does that mean? The old system, like VAT, was origin-based, meaning tax was collected by the state where goods were produced. GST is destination-based, meaning tax goes to the state where goods are consumed. So it benefits consuming states over producing states. Correct. Then why did manufacturing states like Gujarat or Maharashtra agree to it? Not yet. The most significant ones outside are petrol, diesel, and alcohol for human consumption. States earn a huge amount of revenue from taxes on these items and are reluctant to give up that power. So that's still a point of discussion, a major one. Now, let's practice the core idea of GST's governance. Pause and say, GST created the GST Council, a body where the center and states make decisions collectively, representing a major shift towards cooperative federalism. Practice this. In short, GST is a new chapter in center-state financial relations, creating a system of shared tax administration and a common national market. Woohoo! That was a super-duper detailed tour of India's financial constitution. Thoda dimag ghuma. Don't worry, that's what the recap is for. We explored in great detail how money and financial powers are divided between the union and the states in India. First, the foundation. We learned that the system is designed for cooperation, with the union and states forming a single organic whole. Second, taxing powers. We saw the clear division of who can tax what and the specific limitations on states' powers to protect the national economic interest. Third, the great distributor. We met the Finance Commission, the expert umpire that recommends how to share the money pie every 5 years. Fourth, controls and safeguards. We understood the president's permission rule, the union's increased control during emergencies, and the strict rules on borrowing powers. And finally, the modern context. We covered the ongoing demand for more state autonomy and the massive game-changing reform brought by GST and its unique governing body, the GST Council. Ab aapki bari? Try to present these points out loud as if you are explaining them to a friend. 1 minute. Why does India need a finance commission? 1 minute. Explain 1 minute. What are the 3 main limitations on a state's power to levy taxes? 1 minute. Explain 1 minute. How does the borrowing power of the union differ from that of a state? Use the credit card analogy. 1 minute. Explain 1 minute. What's the key difference in the union's financial powers during a national emergency versus a financial emergency? 1 minute. Explain 1 minute. What was the most interesting recommendation of any finance commission you remember? 1 minute. Explain the concept of mutual exemption of property and the important catch in it. Here's a simple challenge. Pick any one state in India, go online and search for 15th Finance Commission report, grants to your state's name. Try to find the total amount of money received. See the theory we discussed in action. It's super cool. And that's a wrap on our extremely deep analysis of India's financial federalism. Rekha, the way a country manages its money tells you a lot about its core character. It's a continuous balancing act between unity and autonomy. If this massive breakdown helped you, then do us a favor, hit that subscribe button, share this with friends who need it, and comment below with your biggest takeaway or any question you still have. Hum padenge zarur. Until next time, keep digging deeper.